नहीं देख सकता मैं मास्क होते हुए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नाम से आपको रोते हुए, वीडियो ले आया हूं आपकी डिमांड होते हुए, डर किस बात का है डियर सर के होते हुए। जी हां दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में फुल मार्क्स लाने की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप आसानी से सवाल करके आएंगे और फुल मार्क्स पाएंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट को, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। बताइए श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, राजा दशरथ। आपने ये जवाब इतनी जल्दी क्यों दे दिया? क्योंकि आपको हिंदी आती है और जब हमें हिंदी आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। लेकिन यही चीज अगर हमसे इंग्लिश में पूछ ली जाती, आई मीन टू से कि अगर आपको 4-5 पैराग्राफ दिए जाते और उसके बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता और आपसे कहा जाता इसका आंसर बताइए, तो आपको बहुत दिक्कत आती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि हम किसी कॉन्वेंट स्कूल के ना हो, या फिर हमने पहले इंग्लिश को इतना अच्छे से ना पढ़ा हो। लेकिन इसका यह मतलब है क्या कि मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊं? अरे भाई बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये गलती हम नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा ना कि कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना है। इससे पहले हमें जरूरत है कॉम्प्रिहेंशन इस वर्ड को समझने की। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये होता क्या है? ये कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है ना, ये बना है कॉम्प्रिहेंड से, और जिसका मतलब ही होता है समझना। यानी आपको पैसेज को समझना है और उसके आंसर देने हैं। अच्छा एक बात बताओ, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज हो, यानी ग्रामर आपको आती हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का वर्ड तो मतलब निकला समझना। ये कैसे हो सकता है? जी हां दोस्तों, यही मजे की बात है। आपको ना एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना है। वो आपसे यही नहीं चाहता कि सिर्फ ग्रामर आती हो, प्रेपोजिशन आ गई, कंजंक्शन आ गई, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी और पास हो गई। नहीं 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 नहीं, रुको। वो आपका आईक्यू लेवल भी चेक करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप चीजों को कितने अच्छे से समझते हो। बिल्कुल सिंपल। अब यही आपको करना है। आपको एग्जामिनर को देखना कि वो आपसे क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख के आने हैं। तो मैंने आपके लिए ना कैटेगराइज किया है किस चीज को, कि किस किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जिससे आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये देख लो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप होता है सिंपल इंटरोगेटिव का। इसमें क्या होता है? अरे इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जाता है, जैसे वही राजा जी जो हमारे श्री राम जी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, इस तरह से। दूसरा टाइप क्या होता है? आपसे कोई सेम वर्ड या ऑपोजिट वर्ड पूछ लेता है, ये इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तीसरा टाइप होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपसे ना एक ही टाइटल पूछ लेता है। 10th-12th वालों आपसे बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल। 10th-12th वाले हुए, बैंकिंग वाले हुए, उनसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है, टाइटल बताओ भाई, पूरे पैसेज को पढ़ो और उसको कोई टाइटल बताओ, क्या सही रहेगा। एक चौथा होता है, कोई आपको टर्म दे दिया जाता है या कोई फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस फ्रेज का ना यहां क्या मतलब निकल रहा है। तो ये 4 तरह के मेन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होते हैं टाइप, जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं। अब मेरे साथ देखिए कि इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी पहली लाइन में यही लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। और आपको यही काम नहीं करना है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको ना पैसेज को रीड नहीं करना है सबसे पहले दोस्तों। फिर करना क्या है? करना यह है कि आपको सबसे पहले ना पहला जो आपका क्वेश्चन है ना, उसे रीड करना है। यानी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये आपका पहला स्टेप होगा। बिल्कुल आंख बंद करके कुछ मत करो, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लो और कुछ मत करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। अरे सर इसका मतलब क्या हो गया? अरे इसका मतलब कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, क्या कहा मैंने, कि आपके सामने ना कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको आते नहीं होंगे। अब उनमें आप फंसना मत, उनकी हिंदी मत निकालना, उनको इंग्लिश में ही पढ़ लेना। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, देखो जल्दी से। मैंने कहा रमा नोज टेलीपैथी। अब इसकी जब मैं हिंदी निकालने बैठा तो मुझे टेलीपैथी की ना हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने क्या बनाया? रमा जानती है टेलीपैथी, रमा जानती है टेलीपैथी, इतना ही निकाल पा रहा था मैं। तो क्या मेरा काम नहीं बना? अरे बन तो गया। रमा टेलीपैथी जानती है, बस इतना ही रखो। अब मान लो सवाल पूछा गया, Who knows telepathy? Who knows telepathy? तो इसका जवाब क्या आपको आता नहीं?
जी बिल्कुल आता है, रमा नोज टेलीपैथी, यही आपको करना है। किसी को क्या पता कि आप टेलीपैथी का मतलब नहीं जानते थे, आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है, बात खत्म। तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लेना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। यहां बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि यार ये वाला वर्ड तो मुझे आ ही नहीं रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब ये क्वेश्चन ही मैं स्किप कर दूं। नो 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 नो, जितना समझ में आ रहा है कोशिश करो उसे उसी तरह से समझ लो, इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लेना ऐसी सिचुएशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि जो आपने अब क्वेश्चन पढ़ लिया ना, पहला क्वेश्चन, उसको आप ढूंढो पैराग्राफ फर्स्ट या सेकंड में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मेनली इस तरह से होते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहले या दूसरे पैराग्राफ से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे या तीसरे, ऐसे सीक्वेंस वाइज होते हैं। मोस्टली, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो मुमकिन है कि आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया होगा ना, या तो पैराग्राफ 1 में उसका आंसर होगा या सेकंड में उसका आंसर होगा। सर ये कैसे पता चलेगा हमें क्या होगा? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं माइंड में। अरे अभी हम करेंगे ना दोस्तों, मैं आपके साथ बैठकर एक अच्छा सा अनसीन पैसेज अभी आपके साथ करूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यही वाली ट्रिक और टिप्स मैं उसमें फॉलो करूंगा। और अब आगे बढ़ जाते हैं। अब पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, उसमें हम आंसर ढूंढने चले गए। अब उसमें हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, उसके लिए हमें टेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। टेंस आपके आने बहुत जरूरी हैं। अगर टेंस नहीं आते कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने आपके लिए टेंस की वीडियो बना रखी है और वो वीडियो हमारी पूरे YouTube पर सबसे बड़ी वीडियो है। तो ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, आप खुद जाके देख सकते हैं। टेंसेस बाय डियर सर लिखकर आप सर्च करोगे तो आपको हमारी टेंस की वीडियो मिल जाएगी। तो टेंसेस एक बार देख लेना, पक्के हो जाएंगे, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये करना है कि आपसे ना जो ऑपोजिट वर्ड वाले सवाल पूछता है ना, ऑपोजिट वर्ड या सेम मीनिंग वाले सवाल पूछता है, या फिर आपसे टाइटल पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि पहला दूसरा क्वेश्चन भी ना हमें फंसाने के लिए यही वाला दे देता है। फंसाने के लिए एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे को ना टेंशन दे दो, शुरू में ये वाला क्वेश्चन डाल दो, वो घूम जाएगा, उसके पूरे टाइम दिमाग में यही चलता रहेगा कि इसका ऑपोजिट क्या है, इसका वो वाले क्वेश्चन आप या फिर टाइटल वाले क्वेश्चन करोगे सबसे लास्ट में। कब करोगे? सबसे लास्ट में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इन सब बातों के पीछे बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक्स हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये ऑपोजिट वर्ड वाले आप क्वेश्चन करोगे ना, उनको करने की टेक्निक आपकी ये रहेगी कि जो भी आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है या सेम वर्ड पूछा गया है, वो अनसीन पैसेज में कहां यूज हुआ है, आपको वो लाइन ढूंढनी है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। वो लाइन आपको ढूंढनी है, वहां वो कैसे इस्तेमाल हुआ है वो आपको देखना है। और जब आपको पता चल जाएगा ना कि वो कैसे इस्तेमाल हुआ है, तब आप उसका आंसर आसानी से ढूंढ पाओगे। तो इसको करने की टेक्निक ये रहती है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑपोजिट या सेम वर्ड वाले आंसर पता हो। तो क्या करना होगा हमें? हम ना इसका जो यूज हुआ है ना पैसेज के अंदर, वहां ढूंढेंगे उसको। तो जब ढूंढोगे तो अब ऐसा तो नहीं सारे आप पैराग्राफ पढ़ोगे एक वर्ड ढूंढने के लिए, नहीं नहीं, लेकिन जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत चांसेस है कि वो वर्ड आपकी आंखों के सामने आ जाएगा अपने आप। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आइए अब बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ। अनसीन पैसेज का ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे को बड़ा मजा आएगा जब आप इसे आसानी से कर पाओगे। तो मेरे साथ बिना रिदम को तोड़े हुए शुरू करते हैं अनसीन पैसेज का एक मजेदार सा क्वेश्चन। साथियों अब हम बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में और हमारे सामने है IBPS क्लर्क 2017 का क्वेश्चन पेपर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पैसेज को पढ़ना शुरू करता हूं। द IMF हैज मेंट, बिल्कुल सही दोस्तों, सही पकड़ा आपने। मुझे पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, मुझे तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखना है और उसको समझना है। तो मैं सब कुछ छोड़ते हुए जल्दी जल्दी भागे दौड़े पहुंच जाता हूं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है मेरा, इंडियाज पोजीशन इन IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंडिकेट्स। और इसको अब समझने की कोशिश करता हूं, इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में समझ लेता हूं। तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि भाई इंडिया की जो पोजीशन है IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वो इंडिकेट करती है। अब इंडिकेट का मतलब नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस इतना याद रखो, वो इंडिकेट करती है। एस लगा, ES लगा हुआ तो मैं समझ गया। तो इसके ऑप्शंस क्या है? फेलियर ऑफ द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, नेगेटिव इकोनॉमिक आउटलुक, वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा कि पहले या दूसरे पैराग्राफ में मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो मैं जाता हूं मेरे पहले पैराग्राफ के अंदर और मैंने लाइन पढ़नी शुरू की। IMF हैज मेंटेन्ड
मेंटेन इट्स पोजीशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक एज पॉजिटिव। यही मेरा आंसर मिल गया। इत्तेफाक की बात थी कि पहली ही लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ था और इसका करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि है ऑप्शन बी। डंके की चोट पे लिख के आओ, 2 नंबर पाओ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज टेकन इन 1990s बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे ही 1990 आया ना तो मुझे बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि पैसेज के अंदर मैं देखूंगा 1990 वाली लाइन कहां है और उसमें क्या लिखा है उसको मैं इससे रिलेट करके देख लूंगा। ये कह रहा है कि भाई 1990 में इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लिया था। अब इनिशिएटिव की हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है मोनेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन या नन ऑफ द अबव। मैं बढ़ूंगा वही पहले या दूसरे पैराग्राफ में इसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। वैसे 1990 मुझे साफ नजर आ गया, मेरे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है 1990 और उसके आगे लिखा है व्हेन द इंडियन इकोनॉमी वाज लिबरलाइज्ड। तो मेरा आंसर मुझे यही मिल गया। मुझे शॉर्टकट इसलिए लग गया क्योंकि 1990 था मेरे पास। तो दिमाग से चलना, चालाकी दिखानी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑप्शन क्या क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिनेरियो, मॉनसून कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखने जाता हूं मैं इनके आंसर मेरे सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में। आइए ऊपर गए, हम ऊपर गए और हमने देखा, हमने जहां लास्ट छोड़ा था 1990 वाला, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे मुझे नहीं मिला, लेकिन जैसे ये थर्ड पैरे की स्टार्टिंग हुई ना, पहली लाइन में मुझे कुछ डोमेस्टिक, ग्लोबल और पॉलिटिकल कुछ दिख रहा है, तो मैंने उसकी पढ़ने की कोशिश करी। ट्रू, द सर्कमस्टेंसेस डोमेस्टिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल एंड द मॉनसून्स आर की टू अचीविंग टॉप ग्रोथ रेट। बस यहीं पर मेरा आंसर मिल गया कि क्या है ये की है, क्या अचीव करने के लिए टॉप ग्रोथ रेट। यही तो मेरा क्वेश्चन था। तो मैं इधर उधर नहीं भाग रहा। मेरा पहला फोकस ये रहता है कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उसका आंसर ढूंढूं। दोस्तों तो यहां थर्ड पैराग्राफ में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये मैंने नहीं बनाया पेपर, ये पेपर सेटर ने बना रखा है। IBPS क्लर्क एग्जाम है ये। तो इसका आंसर भी मुझे मिल गया। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following statement is incorrect। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें ध्यान लगाना पड़ता है। वो कह रहा है कौन सा इनमें ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो पैराग्राफ में पैसेज के अंदर दिए गए होंगे, यानी वो बात उनसे मैच हो जाएगी। तो आपको सिर्फ मैच करने का काम करना है। पहला ऑप्शन है IMF एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड अबव, और दूसरा है इंडिया टच्ड 10.26% GDP, और थर्ड है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट एट 3.2% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.5। दोस्तों जो सी ऑप्शन है ना, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया ना तो ये कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन था। खैर मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कॉमन सेंस क्या था। डी ऑप्शन देखते हैं। डी में इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन अ ब्राइट स्पॉट इन द अदरवाइज ब्लीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, और ई है नन ऑफ द अबव। अब ये सारे पॉइंट मुझे ढूंढने हैं पैसेज के अंदर कि कहां-कहां ये डेटा दिया हुआ है। डेटा वाले को पकड़ लेते हैं। आइए ऊपर जाते हैं। तो डेटा वाले जो पैराग्राफ है वो मुझे सेकंड पैराग्राफ में दिख रहा है। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा बहुत दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में है कि भाई कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर ग्रोथ रेट एट 7.5%। क्या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन था? जल्दी से आगे देखते हैं। हाँ हाँ ऑप्शन तो है। ऑप्शन मेरा ये वाला जो है सी ऑप्शन जो है ये है ऐसा, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट एट 3. लेकिन ये तो उल्टा हुआ है दोस्तों, यही इनकरेक्ट है। वहां आपने पहला ही देखा और इसको इससे कंपैरिजन करी तो हमें आंसर मिल गया कि भाई ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा हुआ है इसके अंदर जो फिगर है। अब मैंने आपसे बोला था कि कॉमन सेंस से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि भाई हमारी जो जीडीपी है वो 6 या 7 के अराउंड ही तो रहती है। देखो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता, लेकिन इतना आइडिया मुझे है। तो यहाँ ये 3.2 कह रहा है, 3.2 तो बहुत ही कम हो गई थी। कॉमन सेंस वाली बात थी कि ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो सब कुछ अपना इस्तेमाल करना है, जनरल नॉलेज जितना भी आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं कि एकदम डर डर के आप आंसर लिख के आओगे। तो यहां पर हमने देख लिया, इसका आंसर हो गया हमारा सी। दोस्तों उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑपोजिट वर्ड सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए अपने पिटारे में से एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जिसमें वो वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉर्टिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। कि एक्सॉर्टिंग का सिमिलर मीनिंग बताना है, और ऑप्शन दिए गए डिमांडिंग, क्लैरिफाइंग, अर्जिंग, सपोर्टिंग। अगर आपको आंसर आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, अदरवाइज वही वाली हमारी थ्योरी क्या टेक्निक है हमारी कि हम देखेंगे वहां इस्तेमाल कैसे हो रहा है एक्सॉर्टिंग,
पैसेज के अंदर। अब आपके पास तो पूरा पैसेज सेम ही होगा, मेरे पास डिफरेंट पैसेज है, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि ये वाला वर्ड कहां इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने ढूंढा और मुझे मिला यहां पे, ही हैज विद इन अ स्पिरिट व्हिच इज एवर एक्सहॉर्टिंग हिम टू कट डाउन हिज नीड्स एंड लर्न टू बी हैप्पी। जिसका मतलब निकल रहा है कि उसके अंदर एक आत्मा है, जो उसका जमीर जिसे हम बोलते हैं वो है, जो उसको एक्सहॉर्ट करती है कट डाउन करने के लिए नीड्स को। एक्सहॉर्ट करती है यानी सेंस निकल के क्या आ रहा है कि भाई वो उसको मजबूर करती है, जोर देती है कि अपनी नीड्स को कम करो और हैप्पी रहो। तो यहां पे ऑप्शंस कौन सा फिट बैठ रहा है? डिमांड करती है नहीं, क्लैरिफाई कर रही है बिल्कुल भी नहीं, सपोर्ट कर रही है बिल्कुल भी नहीं, अर्जिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको अर्जिंग का पहले भी मीनिंग पता हो तो उसका मीनिंग निकलता है जोर देना। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन भी खाली नहीं छोड़ के आओगे। अगर नहीं भी आता तो ये वाली टेक्निक लगा के अटेम्प्ट करके आओगे, फुल मार्क्स पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से समझा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे डियर सर के साथ।